हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तैयारी होने के साथ साथ आपने बहुत सारे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपने कर लिया होगा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एक स्टैंडर्ड आंसर को लिखा जाता है जिससे आपको अच्छे मार्क्स आएँ। उम्मीद करिए, एक विश्वास रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फील होगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, या हो सकता है आप इससे बेहतर जानते हो, बट इतना विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। तो सबसे पहला ही आपको काम क्या करना है कि देखिए, कोई भी पेपर होता है उसकी एक संरचना होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो A4 साइज़ का हो या लीगल का हो। तो उस पेपर जो स्ट्रक्चर होगा वो APSC के माध्यम से या आयोग के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उस पर भी आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। अब यहाँ ये देखना है कि पेपर को कैसे प्रैक्टिस करें, पेपर पे कैसे प्रैक्टिस करें। जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसको आप वर्टिकल रखेंगे। कैसे रखेंगे? वर्टिकल रखेंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे। ठीक, दैट मीन्स होता है ऊपर से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप। लेफ्ट साइड में 1 इंच की मार्जिन छोड़ें, यानी जो बायां तरफ होता है उधर 1 इंच की आप मार्जिन छोड़ दीजिए। मार्जिन दैट मीन्स क्या होता है, उसकी जगह छोड़ दीजिए। अब ये जगह आप जो छोड़ रहे हैं वो किस लिए छोड़ रहे हैं, इसमें आप पॉइंट या डायग्राम नंबरिंग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आप वहाँ पॉइंट डाल दीजिए, कोई डायग्राम छोटा बना दीजिए, या वहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 1 इंच की जगह आपको छोड़ देनी है। अब राइट साइड में क्या करना है, राइट मार्जिन थोड़ी कम हो सकती है, यानी दाहिने तरफ मार्जिन थोड़ा सा कम रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन दोनों में कंपलसरी क्या है, ज़रूरी क्या है कि दोनों में एक बैलेंस बनाएं। बैलेंस का मतलब संतुलन। हो सकता है जितना आपने बाएं साइड में छोड़ा है उतना आप दाहिने साइड में छोड़ सकते हैं, बट राइट साइड में अगर जगह कम होगी तो भी वो चलेगा। ठीक, थोड़ा सा वीडियो ये तो हो गया आपके पेपर का साइड, किस साइड कितनी जगह स्पेस रखनी है। अब थोड़ा सा इसको स्लाइड के ऊपर करते हैं। आगे देखिए, आंसर स्ट्रक्चर यानी उत्तर लेखन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, जो अंडरस्टैंडिंग वर्क होता है, कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप पढ़िए। पहले पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें आप डिसाइड करें, तय करें कि वह किस प्रकार का है। अब उसका टाइप आप डिसाइड कर लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह किस टाइप का है, किस प्रकार का है, क्या उसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या करना है कि जैसे आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि वो जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, सामान्य व्याख्यात्मक है, पहला चीज़ है। दूसरे हो सकता है वो तुलनात्मक हो, दो चीज़ों में आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जा रहा हो। ठीक, तीसरी क्या हो सकता है वो क्रिटिकल क्वेश्चन हो, आपसे आलोचना के बारे में पूछा जा रहा है या किसी पे आपको आलोचना करनी हो। और जो एक और क्वेश्चन का टाइप हो सकता है कि समाधान आधारित, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है। जब एक बार आप क्वेश्चन पेपर को डिसाइड कर लिया, उसका फॉर्मेट आपने डिसाइड कर लिया किस टाइप का क्वेश्चन है, अब आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मेट ऑफ आंसर, उत्तर का प्रारूप आ जाएगा, कैसे उसको लिखें। तो यहाँ देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट लिखने से पहले ही जो ऊपर चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि पेपर को डिसाइड करना है कि वो किस टाइप का प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब देखिए, जब उत्तर लिखना आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ही वर्क होता है कि आप उसकी एक भूमिका बनाइए। उसके लिए क्या करेंगे आप, इंट्रोडक्शन। अगर आंसर लिखने से पहले आपने भूमिका लिख दिया, जो आपने भूमिका लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, अगर वो आपका अट्रैक्टिव हुआ तो ये मान के चलिए एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होगा, और नंबर आप क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किया है, जो आपने लिखा है, उसमें जो आपको मार्क्स मिलने हैं उसके चांसेस ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। अब ये भी सवाल आता है कि जो आप भूमिका लिखेंगे वो कितने लाइनों में लिखें। देखिए, इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनों में आप लिखें। जितना आप संक्षिप्त लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, उतना ही आंसर आपका इफेक्टिव होगा। ठीक, और दूसरी चीज़ें क्या है, उसमें परिभाषा डालें, डेफिनेशन। और जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे होना चाहिए। ठीक, प्रेजेंट में जो कंडीशन चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, उसके दायरे में होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के आप करिए, तो इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। दूसरी चीज़ क्या है, प्रासंगिक तथ्य से शुरू करें, यानी जो आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, जो डेटा आप देने जा रहे हैं, कोई एक ऐसा तथ्य हो, ऐसा वाक्य हो जिससे आप शुरू कर रहे हैं वो प्रासंगिक हो, दैट मीन्स उससे रिलेटेड हो। अगर इसके माध्यम से आप शुरू कर रहे हैं तो मान चलिए आंसर आपका थोड़ा सा प्रभावित होगा, एग्जामिनर भी खुश होंगे, नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब ये भी होता है कि जो आप आंसर लिख रहे हैं उसके कई पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में क्या हो गया कि भूमिका आपने लिखा, दूसरे पार्ट्स में क्या होगा, उसका मुख्य भाग होगा, मेन बॉडी होगा उसका। ठीक, उसमें क्या होगा कि प्रश्न की मांग के अनुसार, यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है,
उसको किस में रूप में लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, घर की हालचाल लिख रहे हैं, तमाम सारी उसमें फालतू की चीज़ें आपने इनपुट कर दिया, उसकी जो एक्चुअल चीज़ें आपने वो दिखाया ही नहीं है। तो ज़रूरी यही होता है कि अपने आंसर को किस रूप में लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, एकदम टू द पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, छोटा आंसर दीजिए, तब जाके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसमें ये भी है, पॉइंट में आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ में ठीक है, बट एग्जाम्पल होना चाहिए, उसमें कुछ डेटा डालिए। कोई कमेटी की अगर रिपोर्ट है, अगर आपको लर्न है, तो आप उसको इनपुट कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन या कानून, अगर इसका आपने उल्लेख कर दिया, इसको आपने इंक्लूड कर दिया, तो ये मान के चलिए कि आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। एग्जाम को रियलाइज़ हो जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, बच्चा जान रहा है, तभी इतनी सारी बातें लिख रहा है। ठीक। और भी एक चीज़ देख लीजिए कि जहाँ तक संभव हो डायग्राम या फ्लो चार्ट, क्या है, डायग्राम और फ्लो चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो टॉपर्स के आंसर शीट या टॉपर्स की वीडियोस आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत से सारे डायग्राम्स को यूज किया है, फ्लो चार्ट को यूज किया है, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक। चलिए अगले पॉइंट्स पे अब आ जाइए, कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। कंक्लूजन क्या है इसका, थोड़ा सा इस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक। सारगर्भित और सकारात्मक निष्कर्ष दें। सारगर्भित कहने का मतलब क्या है कि जो बातें आप लिख रही हैं उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और जो निष्कर्ष है उसका वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप एंटी बीजेपी हैं, एंटी कांग्रेस हैं या एंटी अदर पार्टीज़ हैं तो गवर्नमेंट की आप बुराइयाँ लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं लिख रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। आप किस पार्टी से हैं, किस कैटेगरी से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, कोई मैटर नहीं करता है। जो भी आप लिखेंगे वो वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक। और भी क्या हो सकता है निष्कर्ष में, कोई सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर इस तरीके से हुआ तो भविष्य में हमारे देश में सुधार हो सकता है, या जिसके बारे में पूछा गया है उसमें सुधार हो सकता है, और या कोई आप सुधारात्मक उपाय भी बता सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और आपको नंबर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला देखते हैं, प्रेजेंटेशन टिप्स। सब कुछ चीज़ होने के बाद भी होता है, कभी कभी हमारे पास नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की जो हमारे पास टिप्स है, स्किल्स है, वो नहीं होती है, तो पूरा हमारा नॉलेज जो होता है ना, यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। जो हार्ड वर्ड हैं, जो कठिन शब्द हैं, या जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपने डाला है उसको आप अंडरलाइन करें। ठीक। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर की जो नज़र होगी एटवंस उस पर पहुँचेगी, कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और जो अंडरलाइन करना वो किसका करना है, ये भी ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण शब्दों का। ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी को आपने अंडरलाइन ही कर दिया। फिर क्या है, एक डायग्राम डाल सकते हैं, आप मैप भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक। और ये भी होगा, जितने डायग्राम आप बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, तो उनकी आप नंबरिंग भी कर दें कि जैसे फिगर नंबर 1 F1, ठीक, F2, F3, इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे तो उसको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने पूरी कॉपी में कितने चित्र बनाए हैं। ये भी होता है एक इफेक्टिव तरीका। और भी क्या चीज़ें हैं, आंसर्स के बिल्कुल साफ़ सुथरे लिखें, नीट एंड क्लीन रखें। जितनी नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही ऐसा बेहतर होगा। अब जैसे क्या हुआ कि आपने कुछ लिखा, फिर आपने उसको काट दिया, फिर आगे बढ़े, फिर काट दिए, तो इस तरीके से आंसर क्या होता है, पूरी कॉपी आपकी गंदी लगती है और नंबर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। उससे पहले बहुत सारे आप आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आंसर जो हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, सुव्यवस्थित तरीके से लिखे गए हों, तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है। अगली बात क्या है, अगली लाइन में, एक प्रश्न के उत्तर को उसी पृष्ठ पर समाप्त करने का प्रयास करें। प्रयास ये करें कि जिस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड है, अगर संभव हो तो एक आंसर्स को एक पेज पे समाप्त करने का प्रयास करें। अगर भाई अगर ज़्यादा पूछा गया है, ऐसे टाइप का है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट अगर शॉर्ट आंसर हैं तो उनको एक पेज पे केवल एक आंसर ही डालें, अगले पेज से दूसरा आंसर स्टार्ट करें। ठीक। चलिए और आगे देखते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है उस पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जितने पॉइंट डिस्कस किया है वो सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से है, ये मान के चलिए आप अंडरलाइन भी कर पाएंगे, फ्लो चार्ट भी बना पाएंगे,
डायग्राम भी बना पाएंगे, उस पर आप नंबरिंग भी कर पाएंगे, उसको अंडरलाइन भी कर पाएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है। इसमें देखते हैं, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है, तो उसके लिए दिखा स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया है कितना, 7 मिनट, 7 मिनट्स। दूसरा क्या है, अगर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है, तो उसके लिए 200 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक। और उसके लिए जो टाइम लिमिट डिसाइड की गई है वो कितना की गई है, 10 से 11 मिनट। ये आपका स्टैंडर्ड टाइम है। हाँ, ये थोड़ा सा उसमें अप एंड डाउन हो सकता है, जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आपको 1-2 मिनट बढ़ सकते हैं, बट नंबर आपको उतना ही मिलेगा जितने नंबर का वो क्वेश्चन है। चाहे आप 10 पेज में एक ही आंसर लिख दीजिए। तो इसलिए प्रयास करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए कि जितना पूछा जाए आप उतना ही बताइए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है, अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 250 शब्दों में लिखना है, तो एक आंसर आपका 12 से 14 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। अगर इतना टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया कि मान चलिए हमेशा आंसर आपका इफेक्टिव होगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। चलिए, ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट को लेकर बातचीत। अब उसके बाद हैंड राइटिंग और स्पेसिंग। हैंड राइटिंग और स्पेसिंग, इसमें क्या होता है कि हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखती है, बट अगर आंसर आपका ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक होने के साथ टू द पॉइंट आपने लिखा है, फैक्चुअल डेटा आपने दिया है, तो हैंड राइटिंग बहुत मायने नहीं रखती है, बट थोड़ा सा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पॉइंट्स आपको क्या दिया गया है कि जो आप आंसर लिख रहे हैं, जो वर्डिंग है वो मध्यम आकार की होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ना तो बड़ा हो ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो, मीडियम साइज़ का हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम सुसंगत लिखावट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड आपने छोटा किया, एक ने बड़ा किया, एक को आपने लेफ्ट में कर दिया, एक को आपने राइट में कर दिया, एक आपने ऊपर किया, एक आपने नीचे किया, ऐसा नहीं। जैसे आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट तक ऐसे आप चलते जाइए, ठीक। और भी क्या चाहिए, यानी जो लाइनें हैं उनके बीच में पर्याप्त स्पेस रखें, यानी जो आप लाइनें हैं, क्योंकि वो प्लेन पेपर होता है उसमें लाइनें तो होती नहीं हैं, तो इसलिए उनके बीच में जो स्पेस आप रख रहे हैं वो बिल्कुल पर्याप्त रखिए, जितनी उसकी ज़रूरत हो, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, जिससे पढ़ने में आसानी हो। अगर बहुत ज़्यादा उसको आप घना कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको आप कंजेस्टेड कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आंसर पढ़ने में नहीं आएगा, तो एग्जामिनर के माइंड में डिस्ट्रैक्शंस होगा, हो सकता है आपके नंबर वो काट सकता है। चलिए, उत्तर लिखने का अभ्यास करें। अगला पॉइंट्स हमारा क्या है कि आंसर राइटिंग जितनी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स ले आए। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जब आपका प्री हो गया, मेंस लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, मेंस आपका चल भी रहा है, तो प्रयास ये करिए डेली 2 से 3 आंसर लिखें। वो किस बेस पे होना चाहिए, एक तो करंट, एक तो स्टैटिक पे होना चाहिए, यानी जो चालू वर्तमान में चल रहा है, जो चीज़ें स्टैटिक है, दोनों पे आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दीजिए। और ये करना कहाँ से, जो 22 से 24 के यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो मेन एग्जाम्स हुए हैं उसके जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अदर क्वेश्चन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। और क्या है, मॉडल आंसर दें। मॉडल, ज़्यादा मॉडल लिखने के चक्कर में, ज़्यादा मॉडल आंसर खोजने के चक्कर में कभी ऐसा होता है कि जो रियल उसकी मीनिंग होती है हो सकता है उतना ना लिख पाएँ, तो चांसेस ये होता है कि एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रयास यही करिए कि सेल्फ स्टाइल को डेवलप करिए, अपने तरीके से लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, बिल्कुल आप 100% अटैम्प्ट करिए, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मॉडल आंसर्स दिया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, महिला सशक्तिकरण, उसके ऊपर इस विषय पे एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है। सबसे पहले ये प्रश्न है, क्या है, महिला सशक्तिकरण भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए इसका क्या दिया गया आंसर, पहले भूमिका दिया गया। भूमिका में क्या है, देखिए कहा गया ना 2 से 3 लाइनों में आपको लिखना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक रूप से सक्षम बनाना है। अगर ये महिलाएं सामाजिक रूप से सक्षम हो गई, आर्थिक रूप से सक्षम हो गई, राजनीतिक रूप से सक्षम हो गई, वैचारिक रूप से समाज से जुड़ पा रही हैं, तो मान के चलिए महिला सशक्तिकरण का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। और ये भी है, ये भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है।
अगर आप किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, अगर वहाँ की महिलाओं का डेवलपमेंट नहीं है, महिलाओं को राइट नहीं मिल रहे हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो वहाँ की कंट्री का डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। खासकर विकासशील देशों में ये चीज़ें और देखने को मिलती हैं। इतना हो गया। अब उसका मुख्य भाग में देख लीजिए क्या है, मेन वर्ड इसमें मुख्य भाग इसका क्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, निर्णय निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे स्वयं सहायता समूह, उसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, इसमें सहभागिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। तब माना जाता है कि महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसी है, वो 100% सक्सेस है। दूसरी क्या है, जो गवर्नमेंट की प्लान्स हैं, उनकी जो स्कीम्स है, जैसे क्या है, बेटी बचाओ मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुद्रा योजना है। इन दोनों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, उनको आगे बढ़ने का चांस मिलता है, जो गवर्नमेंट तमाम सारी योजनाएं चला रही हैं। अब इसकी सामाजिक चुनौतियाँ क्या हैं। सामाजिक चुनौती में क्या है, जैसे पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव। पितृसत्ता में जैसे माना गया है हमारे भारतीय कल्चर में कि घर का जो मालिक होता है वो मेल मेंबर ही होते हैं, या पिता ही सब कुछ होता है, उसकी प्रॉपर्टी में केवल बेटे ही होते हैं। तो ऐसे तमाम सारी सामाजिक बुराइयां चल रही हैं, उनको दूर किया जाए। लैंगिक जो भेदभाव है कि जैसे महिला है तो डिसीजन नहीं ले सकती, राज नहीं चला सकती। आजकल हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, वो बहुत दूर तक निकल चुकी हैं, बहुत डेवलप हो चुकी हैं। तो ऐसे सुझाव आप दे सकते हैं, जैसे दे सकते हैं हमारी क्रिकेट टीम है, और जो हमारे लीडर्स हैं, महिला लीडर्स हैं, उनका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक, निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या लिखना होगा, महिला सशक्तिकरण केवल अधिकार देने तक सीमित नहीं है। ठीक, निष्कर्ष में हम डाल सकते हैं कि महिलाओं को केवल अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण का मतलब नहीं है, बल्कि समावेशी विकास यानी उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, के लिए एक सामाजिक क्रांति है। जब तक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तो महिला सशक्तिकरण नहीं माना जाएगा। ठीक, आगे और क्या चीज़ दी गई है, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स में क्या है, अब इंपॉर्टेंट टिप्स हम देख लेते हैं। ये बोनस टिप्स कह लीजिए या इंपॉर्टेंट टिप्स कह लीजिए। इसमें क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, स्लाइड सही होगी। एक पेज पर 2 पैराग्राफ या 5-6 पॉइंट्स का संतुलन रखें। अगर पूरा पेज है उसमें मैक्सिमम 2 पैराग्राफ लिखें या 5 या 6 पॉइंट्स का संतुलन रखें। ठीक, पर्याप्त स्पेसिंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वर्डिंग समान होनी चाहिए। अगला क्या है, GS और ऐसे पेपर में स्पष्ट भाषा और फ्लो का विशेष ध्यान दें। जैसे भाषा का विशेष ध्यान देना आपको चाहिए। हिंदी में आप आंसर दे रहे हैं तो हिंदी भाषा में लिखिए, इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। जिस भाषा में आप दे रहे हैं, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसी को लिखिए। जैसे नहीं कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मत आप लिखिए, बाइलिंगुअल से आपको डिस्टर्ब होगा, एग्जामिनर भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक, तो प्रयास करिए कि फ्लो का ध्यान दीजिए और लैंग्वेज का ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या माना गया है कि हर उत्तर के अंत में, दैट मीन्स हर आंसर के अंत में फैक्ट या रिपोर्ट को जोड़ना अच्छा प्रभाव डालता है। कोई भी आंसर लिख रहे हैं उसको प्रमाणित करने के लिए कोई रिपोर्ट डाल दे रहे हैं, कोई फैक्ट डाल दे रहे हैं, कोई डेटा डाल दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। 100% आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा और जो आपके चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जैसा ऊपर बताया गया, तमाम सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो भी भाई बंधु आपके आंसर लिख रहे हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला तो हमको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद।